नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम कानपुर। मैं राघवेंद्र मिश्रा आज डिस्कस करने वाला हूं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स या टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमेशा ये संभावना रहती है कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब हम लोग इम्यूनोलॉजी में इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं तो दो बेसिक पॉइंट आते हैं कि इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हाईली स्पेसिफिक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जब स्टडी करते हैं तो एंटीबॉडीज और टी सेल रिसेप्टर्स जिन्हें हम बीसीआर और टीसीआर कहते हैं वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने वाले रिसेप्टर्स हैं। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन रह जाता है इनेट इम्यूनिटी के बारे में कि उसके कौन से रिसेप्टर्स हैं जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहले किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एंटीजन रिकॉग्निशन हो। जब आप एंटीजन पढ़ते हैं तो एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन की डेफिनेशन क्या है, एंटीजन की डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा कि किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स होगा या नहीं होगा। तो ऐसे सभी पार्टिकल्स, ऐसे सभी फॉरेन पार्टिकल्स दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑफ इम्यून सिस्टम या ऐसे रिसेप्टर्स जो हमारे इम्यूनिटी के हैं जिनका फंक्शन ही सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन में है, ये पता लगाना कि कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में है, कंपोनेंट बॉडी में है, वो हमारी बॉडी, हमारी सेल्स ने प्रोड्यूस किया है या वो फॉरेन है, वो बाहर से आया है, उसको पता करना। यदि एक बार पता कर लिया गया कि वो फॉरेन है, वो बाहर से आया है, तो फिर उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा जिसे जनरली हम लोग एंटीजन कहते हैं। सबसे पहला स्टेप है तो रिकॉग्निशन ही है कि उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। तो कैसे रिकॉग्निशन होता है। दूसरा पॉइंट एक और आता है कि इनेट इम्यूनिटी के जो रिसेप्टर्स हैं वो उम्र के साथ, या ये कहें इनेट इम्यूनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो उम्र के साथ कभी बदलते नहीं है, बाय बर्थ जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जबकि एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंटीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। इवन एक बार एंटीजेनिक चैलेंज हो गया और दोबारा भी यदि वो सेम एंटीजन हमारी बॉडी में दोबारा आता है, दोबारा वो पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम अपने आप में चेंज कर लेता है। एंटीबॉडीज में आप जानते हैं कि एंटीबॉडीज की जो एफिनिटी है वो एंटीजन से वो लगातार इंक्रीज करती रहती है। जितने बार वो पर्टिकुलर एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा हमें इन्फेक्ट करेगा, जिसे हम लोग एफिनिटी मैचुरेशन कहते हैं। तो आज हमारा बेसिक टॉपिक है रिसेप्टर्स ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम या इनेट इम्यून सेल्स के रिसेप्टर्स कौन से हैं। तो यहां पर हम लोग आते हैं और नाम लिखते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ठीक है, हमारी इनेट इम्यून सेल्स में यदि हम लोग आए तो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस, इस्नोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स। मैं इन इंपॉर्टेंट सेल्स के बारे में लिख रहा हूं। इन सेल्स के सरफेस पर कोई भी स्पेसिफिक रिसेप्टर नहीं होते हैं जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करें। यदि हम लोग इन सभी सेल्स को देखें तो न्यूट्रोफिल्स भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफाजेस भी फेगोसाइटिक हैं, स्नोफिल्स भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं, फेगोसाइटोसिस करती हैं, और डेंड्राइटिक सेल्स भी फेगोसाइटिक सेल्स हैं। और ये सभी सेल्स हमारे इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है बिकॉज दे आर नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, लेकिन ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब हम लोग इनेट इम्यूनिटी पढ़ते हैं। जब भी कोई एंटीजन आएगा सबसे पहले हमारी बॉडी में इनेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स हैं, जो फिजिकल बैरियर है, जैसे हमारी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसे क्रॉस करेगा, देन वो हमारे केमिकल बैरियर्स को क्रॉस करेगा, और थर्ड स्टेप में जो हमारे सेलुलर बैरियर्स है इनेट इम्यूनिटी के, जैसे वो सेल्स है, उस एंटीजन को इनकाउंटर करेंगी। यदि ये सेल्स भी उस एंटीजन को इनकाउंटर करने में सक्षम नहीं है या उनको इनकाउंटर नहीं कर पा रही हैं, इलिमिनेट नहीं कर पा रही हैं, तो इसी के साथ
इन्वॉल्वमेंट हो जाता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का। तो ये क्वेश्चन उठता है कि ये सेल्स एंटीजन को कैसे रिकॉग्नाइज करती हैं, कैसे पहचानती हैं कि वो सेल्फ या नॉन सेल्फ है। इसको समझाने के लिए मैं 2 पॉइंट और आपको बता देता हूं। यदि कोई बी सेल है तो बी सेल के सरफेस पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो बीसीआर की तरह फंक्शन करती हैं, बी सेल रिसेप्टर, और वो किसी भी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, उस एंटीजन को अपने सरफेस एंटीबॉडी से रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, जैसे ये एंटीजन है। तो बी सेल एंटीजन स्पेसिफिक होती है, अपनी एंटीबॉडी से एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। यदि हम लोग बात करेंगे टी सेल की, तो टी सेल के सरफेस पर भी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग टीसीआर कहते हैं। ये टीसीआर है, टी सेल रिसेप्टर है, और टी सेल रिसेप्टर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं अपने सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल से। ये एंटीजन है जो किसी एक पर्टिकुलर एमएचसी से प्रेजेंट किया गया है। ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एक सेल जिसका ये एमएचसी मॉलिक्यूल है और उस सेल ने एंटीजन को अपने एमएचसी से टी सेल को प्रेजेंट किया। तो टीसीआर ने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया सेल्फ एमएचसी मॉलिक्यूल से, जिसे हम एमएचसी रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। बी सेल ने रिकॉग्नाइज किया अपनी एंटीबॉडी के द्वारा। तो ये तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का कॉन्सेप्ट है एंटीजन रिकॉग्निशन का, लेकिन इनेट इम्यून सिस्टम एंटीजन को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। और यहां से बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कुछ पॉइंट से, तो ये समझाना जरूरी था इस वजह से क्योंकि हमें पढ़ना है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इनेट इम्यूनिटी की तरफ ही रहेगा, और मैं बेसिकली इन रिसेप्टर्स के बारे में यहां डिस्कस करने वाला हूं। तो आप ये समझ लें, अब ओवरऑल जो इनेट इम्यूनिटी की सेल्स हैं उनके सरफेस पर कुछ कंजर्व रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम कलेक्टिवली पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स हैं इनेट इम्यूनिटी की सेल्स का, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफाजेस, इस्नोफिल्स और डेंड्राइटिक सेल्स। ये सेल्स कैपेबल है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, क्योंकि उनके सरफेस पर कौन से रिसेप्टर्स हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। तो आपको ध्यान रखना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हम लोग बीसीआर और टीसीआर को फोकस करते हैं। ये एंटीजन स्पेसिफिक होते हैं और इनमें लगातार रीअरेंजमेंट चलता रहता है हिमेटोपोइसिस के समय। इस वजह से बहुत अलग अलग तरह के बीसीआर और टीसीआर हमारी बॉडी में असेंबल हो सकते हैं, लिमिटलेस तरह के हो सकते हैं जो लिमिटलेस एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनेट इम्यूनिटी की सेल्स पर आएंगे तो वो जिस तरह से उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, जिस तरह के रिसेप्टर्स हैं पूरी उम्र उसी तरह के रिसेप्टर्स रहेंगे। तो उनके पास कौन से ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी की सेल्स पर कुछ कंजर्व रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग कलेक्टिवली पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिसेप्टर्स हमारी इनेट इम्यूनिटी की सेल्स को कैपेबल बनाते हैं कि वो पहचान सके कौन सेल्फ है और कौन नॉन सेल्फ है। अब ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स का नाम पैटर्न रिकॉग्निशन ही क्यों रखा गया? ये रिसेप्टर्स पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इनको ये नाम क्यों दिया? तो वो भी बहुत ही आसान है। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स माइक्रोब्स के सिग्नेचर मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स PRRS आर वैरायटी ऑफ सॉल्युबल एंड सेल सरफेस, वैरायटी ऑफ सॉल्युबल एंड सेल सरफेस रिसेप्टर्स दैट रिकॉग्नाइज डिस्टिंक्टिव या सिग्नेचर कह सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑन पैथोजेंस। Such structures are called pathogen associated molecular pattern। जैसे कि मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन
लाइपोपॉलीसेकेराइड LPS, जैसे कि काइटिन, फ्लैजिलिन, डबल स्ट्रैंडेड RNA। देखिए मैंने यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखा हुआ है। ये सब ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किया जाता है, या मैं ये कहूं सीधे सीधे कि ये जो एनिमल्स हैं उनमें नहीं पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में पेप्टिडोग्लाइकन, LPS, काइटिन या फ्लैजिलिन या डबल स्ट्रैंडेड RNA जैसे बायोमोलिक्यूल्स नहीं बनते हैं। इसी बेस पर हमारे इम्यून सिस्टम ने कुछ रिसेप्टर्स को इवॉल्व किया। वो रिसेप्टर्स इन सिग्नेचर कंपाउंड को पहचानते हैं। जैसे यदि किसी पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर ने पेप्टिडोग्लाइकन को पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, इसका मतलब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया है बैक्टीरिया को, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन इज ए सिग्नेचर मॉलिक्यूल ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को पहचान लिया है। LPS इज ए सिग्नेचर मॉलिक्यूल ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। काइटिन फंगस, फ्लैजिलिन बैक्टीरियल फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला बने होते हैं ट्यूब्यूलिन के। तो यदि फ्लैजिलिन का रिकॉग्निशन हमारी बॉडी में हो रहा है, कोई हमारी इम्यून सिस्टम की सेल फ्लैजिलिन को रिकॉग्नाइज कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसने पहचान लिया है बैक्टीरिया को। या डबल स्ट्रैंडेड RNA केवल और केवल वायरसेस में प्रोड्यूस होते हैं। हमारे सिस्टम में तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ही बनते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड RNA का यदि रिकॉग्निशन हो रहा है, इसका मतलब पहचाना गया है ये वायरस है। तो देखिए इनेट इम्यूनिटी के कुछ रिसेप्टर्स कैपेबल हैं पैथोजेंस को पहचानने के लिए। वो इस वजह से कैपेबल हैं क्योंकि उन्होंने कुछ रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया है, और वो रिसेप्टर्स इन पैथोजेंस के सिग्नेचर बायोमोलिक्यूल्स को पहचानते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इस तरह से कैपेबल है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। हम ऐसे रिसेप्टर्स को पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि पेप्टिडोग्लाइकन बायोमोलिक्यूल कौन सिंथेसाइज करता है, किसका पैटर्न है, तो ये बैक्टीरिया का है। LPS किसका है, तो बैक्टीरिया का है। काइटिन किसका है, फंगस का है। फ्लैजिलिन किसका है, बैक्टीरिया का है। जाइमोसिन किसका है, बैक्टीरिया का है। तो बैक्टीरिया के ये सिग्नेचर कंपाउंड है और हमारा इनेट इम्यून सिस्टम इन्हीं को पहचान लेता है। वो बहुत मॉलिक्यूलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है BCR और TCR की तरह कि एक इस पर TCR तो एक स्पेसिफिक प्रोसेस्ड फ्रेगमेंट उसे चाहिए रिकॉग्निशन के लिए। तो हमारे इम्यून सिस्टम ने पैथोजन के मॉलिक्यूलर पैटर्न को पहचान करके ये डिस्क्रिमिनेशन कर लिया कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, और ऐसा करने वाले रिसेप्टर्स को ही नाम दिया पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो पैथोजन एसोसिएटेड और इन कंपाउंड्स को ही हम लोग पेप्टिडोग्लाइकन, LPS, काइटिन या फ्लैजिलिन या डबल स्ट्रैंडेड RNA, इन्हीं को हम लोग कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। पैथोजन के साथ जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है, बायोमोलिक्यूल का जो पैटर्न है, उसको रिकॉग्नाइज करने वाले रिसेप्टर्स को हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं। अब इन्होंने जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लिया, इम्यून रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। इसका मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स ने कैपेबल बनाया है हमारी इनेट इम्यून सेल्स को कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर सकें और इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकें। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स एक्सप्रेस इन ल्यूकोसाइट्स and enables these cells to recognize infectious agent in the body, which is important step in the development of effective immune response और immune response के development के लिए बहुत जरूरी है। अब यदि हम पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स को फर्दर आगे बढ़ाएं तो इनको फंक्शन के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं या लोकेशन के हिसाब से भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं।
पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। 3 ग्रुप में इजीली इनको डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं सिक्रीटरी, जो सेल्स के द्वारा बनाए जाते हैं और देन हमारे सराउंडिंग मीडियम में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। दूसरे होते हैं सेल सरफेस, सेल सरफेस पर प्रेजेंट हैं। एंड थर्ड इज होते हैं साइटोसोलिक। सेल सरफेस के साथ साथ हम लोग इंडोसाइटिक भी लिख सकते हैं। कुछ रिसेप्टर्स इंडोसाइटिक वेसिकल्स में भी पाए जाते हैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स को बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज सिक्रीटरी, दूसरे सेल सरफेस रिसेप्टर्स हैं और तीसरे जो आते हैं वो साइटोसोलिक होते हैं। इनमें से सिक्रीटरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई सारे पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं जो सिक्रीटरी हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन्स का एमबीएल प्रोटीन्स, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, एक्यूट फेज प्रोटीन्स, ये ऐसे पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं जो सॉल्युबल फॉर्म में हमारे सर्कुलेशन में होते हैं। जब कोई फॉरेन पैथोजन आता है तो ये उसके साथ बाइंड हो जाते हैं और उसकी फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करते हैं। फेगोसाइटोसिस प्रमोट करने का मतलब ये हुआ कि ये पैथोजन पर डिपॉजिट कर जाते हैं। जैसे ही कोई पैथोजन आया तो उस पैथोजन के सरफेस पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ये एक पैथोजन है जो डिजीज कॉज कर सकता है। इस पैथोजन पर हमारे ये कंपाउंड्स डिपॉजिट कर जाते हैं और जैसे ही डिपॉजिट करते हैं उस डिपोजिशन के साथ इसकी जो फेगोसाइटोसिस है वो आसान हो जाती है। हमारी फेगोसाइटिक सेल्स इजीली इनगल्फ कर लेंगी। हम लोग इस प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन भी कहते हैं, प्रमोशन ऑफ फेगोसाइटोसिस। तो ये फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करते हैं। तो ये सॉल्युबल रिसेप्टर्स हो गए और बहुत ही कॉमन है। सी रिएक्टिव प्रोटीन्स और एक्यूट फेज प्रोटीन्स का जो है डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस भी है। सीआरपी टेस्ट भी हम लोग कहते हैं। यदि सी रिएक्टिव प्रोटीन्स का लेवल बढ़ा हुआ है इसका मतलब इन्फेक्शन है और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बॉडी में कहीं ना कहीं है। तो ये एक इंडिकेटर है हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का। उसी तरह से एक्यूट फेज प्रोटीन्स भी इन्फ्लामेटरी इंडिकेटर्स हैं जिनको डायग्नोसिस में भी यूज किया जाता है। दूसरी तरफ सेल सरफेस रिसेप्टर्स हो गए। ये सरफेस पर प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं। ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब इन रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या है? ये सरफेस पर एक्सप्रेस हो रहे हैं। एक तो ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेंगे। पैथोजन को इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज करने के साथ, बाइंड होने के साथ एक तो इसकी इंडोसाइटोसिस को प्रमोट कर सकते हैं। इंडोसाइटोसिस एक फंक्शन है। दूसरा, पैथोजन रिकॉग्निशन के साथ इन्होंने पैथोजन को रिकॉग्नाइज किया है तो सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए सिग्नल को ट्रांसड्यूस कर सकते हैं। तो सेल सरफेस पर जो रिसेप्टर्स हैं वो भी 2 फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो पैथोजन के साथ बाइंड होंगे, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे और सिग्नल और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसकी इंडोसाइटोसिस को प्रमोट करेंगे। जबकि दूसरी तरफ वो सिग्नल ट्रांसड्यूस कर सकते हैं जो पैथोजेनिक सिग्नल है उसे रिसीव किया और बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं उनको ट्रिगर कर सकते हैं। तीसरी तरफ साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर जो साइटोसोल में प्रेजेंट हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट हैं, ये इंट्रासेलुलर पैथोजन का रिकॉग्निशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे पैथोजन्स हैं जो इंट्रासेलुलर होते हैं।
तो जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, एक बार इन्फेक्शन हो गया, हमारी बॉडी में आ गया, तो हमारी बॉडी में भी वो दो जगह रह सकता है। या तो वो हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनमें रहे, यदि वो बॉडी फ्लूइड्स में है इन्फेक्शियस एजेंट, तो हम कहते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट है। लेकिन यदि वो पैथोजन हमारी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके किसी सेल के अंदर चला जाए तो उसे हम इंट्रासेलुलर पैथोजन कहते हैं। तो पैथोजन सेल के अंदर भी जा सकता है। तो सॉल्युबल रिसेप्टर्स तो हमारे सर्कुलेशन में है, जो सरफेस पर रिसेप्टर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस हो रहे हैं, और बाहर जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में एंटीजन उनसे रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन कुछ एंटीजन इनसे स्कैप करके सेल के अंदर भी तो जा सकते हैं, तो अंदर भी रिकॉग्निशन के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स हैं। तो इस तरह से उनकी लोकेशन के हिसाब से पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स को बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। तो ये फेगोसाइटोसिस भी कराते हैं, अर्थात इजिली हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन में एंटीजन्स हैं उनकी फेगोसाइटोसिस कराते हैं। दूसरी तरफ ये एंटीजन को सेंस भी कर रहे हैं और उस सेंस के आधार पर जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है उसे भी शुरू कराते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि पैथोजन हमारी सेल के अंदर भी चला जाए तब भी हमारा इम्यून सिस्टम उसे सेंस कर लेगा कि हमारे सेल के अंदर पैथोजन है या नहीं है, और उस तरह से एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ उस एंटीजन का एलिमिनेशन किया जाएगा। तो इस तरह से ये पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स का 3 ग्रुप हो गया। इसी ग्रुप में जब हम लोग ह्यूमंस में आते हैं, हायर मैमल्स में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में, तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स भी एक नाम आता है। पैटर्न रिकॉग्निशन के साथ ही हम लोग टॉल लाइक रिसेप्टर्स पढ़ते हैं। टॉल लाइक रिसेप्टर्स, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें टॉल लाइक रिसेप्टर्स एक क्लास है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग ग्रुप है, ये एक क्लास है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की। तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स इज ए क्लास ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की एक क्लास है टॉल लाइक रिसेप्टर्स। दूसरा पॉइंट ये है, यदि मैं इनके प्राइमरी फंक्शन की बात करूं, प्राइमरी फंक्शन टॉल लाइक रिसेप्टर्स का क्या है, तो एक तो फंक्शन पैथोजन रिकॉग्निशन है, पैथोजन को रिकॉग्नाइज किया, और सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसको आप इस तरह से समझें, ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस पैथोजेनिक सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं जो हमारी अदर सेल्स हैं, जैसे टी सेल्स हैं या बी सेल्स हैं या अदर इम्यून सेल्स हैं। तो जब कोई एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है तो कोई एक पर्टिकुलर सेल ही केवल उस पैथोजन से अकेले फाइट नहीं करती, बल्कि एक एंटीजन के अगेंस्ट में डेवलप होने वाला इम्यून रिस्पॉन्स जो आ रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट में डेवलप हुआ है, उसमें कई सारी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। एक ही रिस्पॉन्स में वो बी सेल हो सकती है, टी सेल हो सकती है, इस्नोफिल्स हो सकती हैं, मैक्रोफाजेस हो सकती हैं, न्यूट्रोफिल्स हो सकती हैं। सभी सेल्स आकर के उस एंटीजन के साथ फाइट करेंगी। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स डेवलप होता है और एक इंटरनल जो उनके बीच में कम्युनिकेशन है वो रहता है। तो एक सेल ने यदि डिटेक्ट किया है तो दूसरी सेल को भी सिग्नल जाएगा। तो जब पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो यदि एक सेल ने उसे इनकाउंटर किया है, पहचाना है, रिकॉग्नाइज किया है, तो दूसरी सेल को भी सिग्नल जाएगा और ये सिग्नल साइटोकाइंस के फॉर्म में जाता है। तो सेल्स जब एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती हैं तो एक सिग्नलिंग कैस्केड रिएक्शन शुरू होती है जिससे वो कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स बनाती हैं, जिसे इम्यूनोलॉजी में हम लोग इंटरल्यूकिन्स या साइटोकाइंस कहते हैं। और वो साइटोकाइंस दूसरी इम्यून सेल्स को सिग्नल्स देते हैं जिससे उनका एक्टिवेशन शुरू होता है। तो एक क्लास है पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स की और इनका जो फंक्शन है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन है। तो टॉल लाइक रिसेप्टर कोई अलग रिसेप्टर्स नहीं है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं, पैथोजन के सिग्नेचर मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन है,
ट्रांसमेम्ब्रेन टॉल लाइक रिसेप्टर्स की यदि मैं बात करूं तो ये सभी रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन में सिंगल पास होते हैं। एक ही बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और इनके एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन पर बहुत सारे डोमेन्स मिलते हैं जिसे हम ल्यूसिन रिच रिपीट्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इनका जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो पोर्शन है वहां पर ल्यूसिन रिच रिपीट्स पाए जाते हैं और उनका नंबर 18 से लेकर के 25 तक हो सकता है। तो जितने भी टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं जो ट्रांसमेम्ब्रेन है दे सिंगल पास, दे आर सिंगल पास, ये एक बार ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और इनके एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन पर ल्यूसिन रिच रिपीट्स पाए जाते हैं। ये आपको टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में ध्यान रखना है। लेकिन जनरली यहां पर ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉल लाइक रिसेप्टर्स कितने हैं, ह्यूमंस में 10 टॉल लाइक रिसेप्टर्स आइडेंटिफाइड हैं, उनमें कौन सा टॉल लाइक रिसेप्टर कौन से माइक्रोबियल मॉलिक्यूलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए यहां पर मैंने कुछ टॉल लाइक रिसेप्टर्स के नाम लिख रखे हैं। ह्यूमंस में कुछ टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो भी पाए जा रहे हैं उनके बारे में हमें पता है कि वो कौन से मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन सा ऐसा पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। इसको लेकर के कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे यहां पर TLR1 है, TLR2 है, TLR3 है या 4 है, ये हमें एक तरफ दे दिए जाते हैं और दूसरी लिस्ट में हमें दे दिया जाता है कि वो कौन से सिग्नेचर कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं माइक्रोब्स के। ये मैचिंग कई बार हम लोगों से पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको ओवरऑल हमें जानना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है। तो यदि हम ह्यूमन की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो उसमें 10 तरह के टॉल लाइक रिसेप्टर्स आइडेंटिफाइड हैं, जिनमें से यहां मैंने 9 टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में यहां बता दिया है, लिख रखा है। और जो 11th है TLR11 वो टैक्सोप्लाज्मा को रिकॉग्नाइज करता है, जिसको मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं TLR1 की। TLR1 ये सेल सरफेस रिसेप्टर है, सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है और ये ट्राइएसाइल लाइपोपेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करता है। ट्राइएसाइल लाइपोपेप्टाइड। TLR2 ये भी सेल सरफेस है, पेप्टिडोग्लाइकन और जाइमोसन को ये रिकॉग्नाइज करता है। देन इसके बाद TLR3 ये भी सेल सरफेस है और हमारे इंडोसोम्स में पाया जाता है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है, ना कि डीएनए को। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब ये वायरसेस को रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस का कैरेक्टर है। देन TLR4 ये सेल सरफेस है और रिकॉग्नाइज करता है एलपीएस को, लाइपोपॉलीसैकेराइड। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस पर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल है। TLR5 सेल सरफेस है और ये रिकॉग्नाइज करता है फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन है बैक्टीरियल फ्लैजिला की, तो आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया के फ्लैजिला को रिकॉग्नाइज करता है TLR5। यदि हम TLR6 को देखें तो ये भी सेल सरफेस है, डाइएसाइल लाइपोपेप्टाइड रिकॉग्नाइज करता है। TLR7 और TLR8 ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं और TLR9 ये इंडोसोम में पाया जाता है। ठीक है, ये भी दोनों इंडोसोम में है। ये अनमेथाइलेटेड CpG अर्थात डीएनए को रिकॉग्नाइज करते हैं। यहां पर कुछ TLR बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। कुछ TLR के मैं नाम ले रहा हूं, आप हमेशा उनके बारे में ध्यान रखेंगे। जैसे कि TLR3 आप इसे ध्यान रखेंगे। जो टॉल लाइक रिसेप्टर 3 है ये रिकॉग्नाइज करता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। जब कभी भी मैचिंग आएगी यहां से आपको 2-3 TLR तो मिलेंगे ही। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको भी सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे TLR3 को ध्यान रखना है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है। TLR4 ये रिकॉग्नाइज करता है लाइपोपॉलीसैकेराइड को, एलपीएस को।
TLR5 ये रिकॉग्नाइज करता है फ्लैजिलिन को। इन तीनों को तो याद ही रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद TLR7 और 8 ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA को रिकॉग्नाइज करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है TLR9 ये अनमेथाइलेटेड CpG। जैसे कि हम लोग जाते हैं तो हमारे डीएनए में, यदि हम लोग एनिमल्स में बात करें, हायर एनिमल्स में, तो डीएनए पर मेथाइलेशन होता है जहां पर C और G डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट करता है, उनको हम CG आइसलैंड्स भी कहते हैं, CpG आइसलैंड्स भी कहते हैं। तो वो मेथाइलेटेड होते हैं। बैक्टीरिया में जनरली वहां मेथाइलेशन नहीं पाया जाता है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए लेवल पर भी एक ये सिग्नेचर कैरेक्टर है, और उसको हमारी इम्यून सेल्स पहचान लेती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। मैं यहां पर कुछ TLR को मार्क कर रहा हूं। TLR9 आपको ध्यान रखना है, TLR6 और TLR7 और 8 याद रखना है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। इसके बाद TLR5, TLR3 एंड 4 आपको इन्हें ध्यान रखना है। तो TLR3, TLR4, TLR5 और TLR9 ऐसे टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं जिनको याद रखना है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपसे पूछे जाएंगे। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, मैं स्पेशली TLR4 के बारे में यहां डिस्कस कर दूं। TLR4 सेल सरफेस पर पाया जाने वाला रिसेप्टर है। जब ये एक हमारी इम्यून सेल है, इसके सरफेस पर TLR4 है, TLR4 जब पैथोजन के LPS को रिकॉग्नाइज करता है, जैसे ही LPS को रिकॉग्नाइज करेगा, ये इसका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डोमेन एक्टिवेट होता है और सिग्नल ट्रांसडक्शन शुरू हो जाता है। इसके रिस्पांस में साइटोकाइंस की सिंथेसिस शुरू हो जाती है। तो लार्ज अमाउंट में साइटोकाइंस का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। सेल से प्रोड्यूस होने वाले जो सिग्नल्स हैं उनका प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यदि किसी इंडिविजुअल में लाइपोपॉलीसैकेराइड बैक्टीरिया की सेल वॉल ब्रेक होकर के उसके सर्कुलेशन में है, तो बहुत सारी हमारी इनेट इम्यूनिटी की सेल्स इन LPS को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं टॉल लाइक रिसेप्टर 4 के द्वारा। जैसे ही रिकॉग्निशन होता है तो एंटीजेनिक जो सिग्नल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। उसके रिजल्ट में साइटोकाइंस का कई अलग अलग तरह के साइटोकाइंस हैं, जैसे TNF अल्फा है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF अल्फा, इसका भी सिक्रीशन बढ़ता है और ये दूसरी सेल्स को स्टिमुलेट करता है। इस ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के साथ ही क्या होगा, हमारी जो एक्टिविटी हमारी फिजियोलॉजिकल है वो अल्टर होने लगती है। जैसे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज करने लगता है, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है। वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स में जो प्लाज्मा पोर्शन है वो हमारी ब्लड वेसल से बाहर निकलने लगता है और टिश्यूज में पहुंचने लगता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और टिश्यूज में स्वेलिंग भी शुरू हो गई है। तीसरा पॉइंट ये आता है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में उसको ट्रिगर कर देता है, इन्वॉल्व करा देता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे सर्कुलेशन में लगातार कम होने लगते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का भी लेवल डिक्रीज कर रहा है, बीपी भी डिक्रीज कर रहा है, ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है और हमारे टिश्यूज में लिक्विड भी एक्युमुलेट हो रहा है, स्वेलिंग टाइप की आ रही। ऐसी कंडीशंस में क्या हो सकता है, यदि इसे कंट्रोल ना किया तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर भी हो सकता है। बहुत सारे ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है वो नॉर्मल लेवल से कम हो सकती है। हम इस कंडीशन को शॉक कंडीशन कहते हैं, जिससे डेथ हो सकती है। तो कभी कभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन में शॉक कंडीशन डेवलप हो जाती है, अचानक तेजी से जो मल्टीपल ऑर्गन्स हैं उनकी एक्टिविटी रिड्यूस करने लगती है और इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो टॉल लाइक रिसेप्टर्स एक तरफ एंटीजन का रिकॉग्निशन करते हैं जो हमारे लिए जरूरी भी है। यदि बहुत सारे टॉल लाइक रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, ज्यादा सिग्नल ट्रांसड्यूस होता है, तो उससे हमें प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी में पढ़ते हैं। किस तरह से हमारी इम्यून सेल्स ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगी तो हमारे ही टिश्यूज को डैमेज करने लगती
जिसको हम लोग हाइपर सेंसिटिविटी में स्टडी करते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स की बात करी है और स्पेशली आपको ध्यान रखना है यहां से मैचिंग पूछी जाती है। तो ये सभी इनेट इम्यूनिटी के रिसेप्टर्स हैं जो पैथोजन के सिग्नेचर कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगले कुछ टॉपिक्स में हम लोग इम्यूनोलॉजी के कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो सेल्स हैं, कंपोनेंट हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे।